तो वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्री। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। T20 2024 इंडिया ने आज अपना सुपर 8 का एक दूसरा मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेला। और वहीं पहले बांग्लादेश ने टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला लिया और वहीं इंडिया को उन्होंने बैटिंग करने का आमंत्रण दिया। और इंडिया ने वहीं पहली बैटिंग करते हुए 196 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे। और इस टारगेट का पीछा करते हुए बांग्लादेश 146 रन पे 146 रन ही बना पाई। और इंडिया ने इस मुकाबले को कह सकते हैं बड़े आसानी से 50 रन से जीत लिया। तो इस मैच के हवाले से जो हम अपनी डिस्कशन हर चीज़ से स्टार्ट करते हैं। बट डिस्कशन स्टार्ट करने से एक पहले हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पे डिस्कशन करेंगे, देन उसके बाद इस मैच पे हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो अर्चित जी, वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्री। थैंक यू सो मच राहुल जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में। थैंक यू। और जहाँ तक इंटरेस्टिंग स्टोरी की बात है तो एक स्टोरी है जो हरमीत सिंह यूएसए की तरफ से इस वर्ल्ड कप में शिरकत कर रहे हैं। वो बेसिकली मुंबई की तरफ से खेलते थे इंडिया में। तो उनको रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो स्टोरी ये है कि जब वो अ, उनका डेब्यू मैच था मुंबई की तरफ से, तो उनकी जो जब वो गेंदबाजी कर रहे थे तो उनकी गेंदबाजी में थोड़ी शॉर्ट बॉलिंग ज़्यादा कर कर रहे थे वो। तो जो बल्लेबाज थे वो मिड ऑन की तरफ जो है वो कट जो है पुल मार रहे थे और बाउंड्री बार बार ले रहे थे। तो इंडिया के एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अभी एक्स क्रिकेटर हैं वो। तो वो फील्डिंग कर रहे थे मिड ऑन में 30 गज के घेरे के अंदर। तो उन्होंने हरमीत सिंह को बोला कि अगर मतलब बहुत सारी बाउंड्रीज के बाद कि देख, अगर इस बार तूने छोटी गेंद डाली और उस पर बाउंड्री लग गई तो बोल तू लेके आएगा, मैं नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बार गेंद लेके आ चुका हूँ वहां से। तो देखिए उनका क्योंकि डेब्यू मैच था हरमीत सिंह का और प्रेशर में भी थे ऑब्वियसली। तो उनसे फिर से एक छोटी गेंद गिर गई और बाउंड्री की तरफ गेंद चली गई। तो एज यूजुअल वो बॉलिंग करके गेंद उठाने के लिए उस तरफ चले गए, जो कि अगर आप एक गेंदबाज की हैसियत से देखें तो आपके लिए बहुत डीमीनिंग हो गया वो, या कि आपको खुद गेंद जाके लेके आनी पड़ रही है बाउंड्री से। तो जैसे ही वो गेंद उठाने के लिए चले तो इधर से दूसरे एक इंडिया के बल्लेबाज हैं या बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, वो हरमीत सिंह की जगह वो गेंद उठाने के लिए गए और बाउंड्री से गेंद उठा के लाके उन्होंने हरमीत सिंह को दी, ताकि उनका जो है मनोबल ना गिरे। और देखिए उस खिलाड़ी का नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा खुद गए और गेंद बाउंड्री से उठा कर लाकर उन्होंने हरमीत सिंह को दी, ताकि उनको बहुत एम्बेरसिंग ना लगे, उनका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। तो देखिए यही खासियत है रोहित शर्मा की। और वही जैसा कि ऋषभ पंत ने भी अपने एक इंटरव्यू में कवर किया कि अगर उनको रोहित शर्मा से एक चीज़ सीखनी है तो वो ये सीखेंगे कि कैसे अपने खिलाड़ियों को अच्छे माइंडसेट में रखा जाता जी, बट मैं उस एक्स क्रिकेटर का नाम भी जानना चाहूंगा, क्योंकि वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। है। देखिए नाम तो अजीत अगरकर है, लेकिन मैं अवॉइड करना चाहता था नाम लेना। तो अजीत अगरकर के साथ ये इंस्टेंस हुआ था कि उन्होंने उनको शायद बेसिकली वो भी यही चाहते थे कि वो शॉर्ट बॉलिंग ना करें, और इसीलिए उन्होंने बॉलर को ऐसे बोला। लेकिन कहीं ना कहीं बॉलर की बहुत डिस्करेज ना हो जाए, इसीलिए रोहित शर्मा ने ये कदम उठाया और खुद जाके गेंद बाउंड्री से लाके उनको दी। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ से रोहित शर्मा के कैरेक्टर का पता चलता है कि एज अ क्रिकेटर और एज अ कप्तान वो किस तरह के खिलाड़ी हैं। जी, बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छी बात हमें, एक इंटरेस्टिंग बात हमें कह सकते हैं कि ये स्टोरी हमें पता चली, जो कि पर्सनली मेरे को भी नहीं पता थी। और मैं मानता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी हैं जिन्हें भी बहुत ही कम इस स्टोरी के बारे में पता होगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका एक इतनी अच्छी एक स्टोरी शेयर करने के लिए, जिससे हमें थोड़ा पता भी चला और कह सकते हैं रोहित के कैरेक्टर के बारे में भी। थैंक जी, अगर मैं यहीं इस मैच पे बात करूँ तो आज आपको इंडिया की परफॉर्मेंस एज़ अ बैटिंग यूनिट आपको कैसी लगी? यू। देखिए बहुत ही अच्छी इंडिया ने बल्लेबाजी करी। और जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि अगर इंडिया एक अच्छा स्कोर बना लेता है तो बांग्लादेश के पास वो फायर पावर नहीं है उसको चेज करने का। तो वहीं पे जब मैं समझता हूँ जब बांग्लादेश के कप्तान ने इंडिया को आमंत्रित करा पहली बल्लेबाजी करने के लिए, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पर्सनली मेरे दिमाग में आ गया था कि ये मैच पिछले मैच की तरह 180 के करीब करीब इंडिया रन बना लेगा और फिर बांग्लादेश शायद 150 के अंदर अंदर सिमट जाएगा। तो इंडिया ने और भी अच्छे बल्लेबाजी करते हुए 196 रन का टारगेट उनको दिया। और जैसी मुझे उम्मीद थी कि 150 के अंदर अंदर ये मैच जो है बांग्लादेश 150 के अंदर अंदर स्कोर करेगा। तो देखिए वहीं कहीं ना कहीं वो बात साबित भी हुई।
और देखिए बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ मैं इंडिया के बल्लेबाजी से। इसका कारण ये नहीं है कि उन्होंने 196 रन बना लिए, बल्कि इसका कारण ये है कि जो मैक्सिमम गेंदें किसी भी बल्लेबाज ने खेली वो सिर्फ 28 बॉल्स थी। 28 बॉल्स खेल के भी आप अगर 196 का टोटल बना ले रहे हैं, इसका मतलब है आपके बहुत सारे बल्लेबाजों ने कंट्रीब्यूशन करी है, सबने अपना अपना योगदान दिया है उस स्कोर में। बहुत अच्छी चीज़। और देखिए सभी ने बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी करी होगी, तभी आप 196 रन तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे बहुत सारी टीम है, जैसे आप पाकिस्तान की बात कर लें तो, या बांग्लादेश, या किसी भी टीम, बहुत सारी टीम्स की बात कर लें तो उनके पास मतलब ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो शायद पर्सनल मतलब खुद के लिए खेलते हैं, उतनी स्ट्राइक रेट से नहीं खेलना चाहते हैं, बस अपनी थोड़ा टीम में जगह पक्की करने के लिए। लेकिन इंडिया की बल्लेबाजी में ऐसा कहीं नहीं नजर आया, और हर एक बल्लेबाज ने स्ट्राइकिंग की। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आते ही हर बल्लेबाज ने अपना समय लिया जितना उसको चाहिए था, उसके बाद उन्होंने अपने रन दिखाए और इंडिया को 196 रन के टोटल पर पहुंचा दिया, जबकि मैक्सिमम गेंदें जो किसी भी बल्लेबाज ने खेली वो सिर्फ 28 गेंदें थी। जी, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं इंडिया की बैटिंग में एक चीज़ तो हमें वाज़िह नज़र आ रही है कि उनका हर एक खिलाड़ी का रोल बड़ा डिफ़ाइन है और उसे पता है कि उसे जाके फ़ील्ड में क्या करना है। अगर हम बैटिंग की बात करें या बॉलिंग की बात करें, बट एक आज कह सकते हैं कि बहुत अच्छा जो पॉज़िटिव पॉइंट भी इंडिया की साइड से है कि आज कोहली थोड़े-से निक में दिखे और उन्होंने कुछ रन बनाए। कह सकते हैं उनका एक कॉन्फिडेंस उन्हें वापस मिला होगा। कॉन्फिडेंस की ऑब्वियसली उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो बहुत बड़े हम्म। खिलाड़ी हैं, बट कहीं न कहीं जी। उन्हें उनके बल्ले पे आज जो बॉल अच्छे से आई है, तो कहीं न कहीं उन्हें एक आने वाले इस वर्ल्ड कप में आगे जाते अब जैसे कि लग रहा है कि इंडिया सेमीफ़ाइनल के लिए ऑब्वियसली क्वालीफ़ाई कर जाएगा। तो एक कोहली कोहली के उससे भी बड़ा एक अच्छा साइन है कि आज वो एक अच्छी फ़ॉर्म में नज़र आए। और अगर मैं यही बात करूँ कि पंत की भी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि तीसरे नंबर पे जो भी खेल रहे हैं, वो एक बड़ा ही एक इंडिया ने कह सकते हैं कि इस वर्ल्ड कप में बड़ा बड़ा एक मास्टर कार्ड खेल रहा है। और एक बड़ी ही क्लियर माइंडसेट के साथ वो साथ में आते हैं, कुछ पहले गेंदें लेते हैं और फिर उसके बाद में वो अपनी जो उनका नेचुरल गेम है उसे खेलते हैं। तो पंत इस वर्ल्ड कप में टी20 में इस वजह से बड़े ही अलग नज़र आ रहे हैं, अदरवाइज़ उनका करियर का जो कह सकते हैं स्टार्ट 120 के आस-पास है, बट इस वर्ल्ड कप में वो एक अलग ऋषभ पंत नज़र के आ रहे हैं। और देखिए वैसे भी मैं देखा जाए यहाँ पर पूरी ब आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। सबसे पहली बात जो आपने विराट कोहली के बारे में कही, बिल्कुल देखिए उनको किसी कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं। जिस लेवल के वो खिलाड़ी हैं, मेरे ख्याल से वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं आज के टाइम पे वो। तो देखिए उनको वैसे तो किसी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, जब आपके 3-4 मैचेस उतने अच्छे स्कोर के नहीं जाते तो आप कहीं न कहीं देखते हैं कि कुछ गेंदें मैं बल्ले पे लगा लूँ। जैसे उन्होंने पिछले मैच में मेरे ख्याल 23-24 गेंदें खेली, तो वहीं मुझे लग गया था कि आने वाले मैचेस में इन्होंने पिछले मैच में तो शायद रन बॉल ही स्कोर किया था, लेकिन मुझे मतलब कहीं न कहीं वहीं दिख गया था कि ये आने वाले मैचेस में रन बॉल स्कोर नहीं करेंगे। और देखिए उन्होंने आज भी जब जब उन्होंने गेंद पे मतलब शॉट लगाया तो गेंद बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लग रही थी, और देखिए उन्होंने 3 छक्के भी लगाए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने करी, जो इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बात, जब आपने ऋषभ पंत की बात करी तो देखिए बिल्कुल जैसा हम पहले से कवर करते आ रहे हैं कि भाई देखो, ऋषभ पंत एट नंबर 3 इज़ अ वेरी गुड ट्रम्प कार्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हर मैच में ही रन बनाएँगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है वो आने वाले मैच में रन ना भी बनाएँ या किसी मैच में फ्लॉप भी हो जाए। लेकिन देखिए, वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि पावर प्ले का भी बखूबी फ़ायदा उठा सकते हैं, और पावर प्ले के बाद के का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपने बात की कि उनका करियर स्ट्राइक रेट 120 के करीब-करीब है। देखिए, मैं कहीं न कहीं समझता हूँ कि इंडिया ना उनको पहले तो बहुत नीचे बैटिंग करा रहा था। उनको बहुत सारी गेंदें खेलने के लिए ही नहीं मिल रही थी, और उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर भी था क्योंकि उनको महेंद्र सिंह धोनी के शूज़ फ़िल करने थे। तो जब आप बहुत बड़े प्रेशर में होते हैं, आप अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं देखते हैं कि मैं कम से कम रन थोड़े ज़्यादा बना लूँ। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उनका जो स्ट्राइक रेट है वो वहाँ पे हैम्पर हो रहा था। लेकिन अगर आप अभी की बात करें तो उनको इंडिया ने एक फ्री हैंड दे रखा है कि आप जाइए, आप स्कोर कीजिए, आप अच्छे रन बनाइए, आप स्ट्राइकिंग करिए। और देखिए आज उन्होंने कुछ गेंदें ज़रूर ली, उसका भी ये कारण था क्योंकि विराट कोहली उस टाइम पे बहुत अच्छी और बहुत तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो शायद उन्होंने इसीलिए आज थोड़ी गेंदें ज़्यादा ली। अदरवाइज़ हम देखें तो पिछले मैचेस में वो आते के साथ ही अपने रंग दिखाने शुरू कर रहे थे। हालाँकि आज के मैच में उन्होंने थोड़ा-सा समय लिया, क्योंकि जब वो बैटिंग करने आ रहे थे और रोहित शर्मा आउट होके भी जा रहे थे, तो हमने देखा कि रोहित शर्मा ने उनको एक मैसेज पास ऑन किया है कि भई गेंद जो है बल्ले पे उतने अच्छे से नहीं आ रही है, थोड़ा रुक के आ रही है, थोड़ा-सा समय लेके ज़रूर देख लेना। और शायद मेरे ख्याल से
उन्होंने उसी चीज़ का जो है फ़ायदा उठाया रोहित शर्मा की एडवाइस का, और उसी तरीके से फिर थोड़ी-सी गेंदें ली उन्होंने अपने आप को सेटल करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने अपने रन दिखाने शुरू किए। जी, बिल्कुल। और मैं यहीं अगर बात करूँ सूर्य कुमार यादव की भी, आज जो अ, ज़्यादा रन नहीं बना पाए, खाली 6 ही रन बनाए, बट उसके अलावा अगर हम देखें शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्टनरशिप थी उस टाइम पे, क्योंकि बहुत जल्दी से 2 विकेट गिर गए थे इंडिया के। और लग रहा था कि इन दोनों को कुछ ना कुछ एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी अगर इंडिया को एक अच्छे टारगेट की साइड जाना है। और दोनों ने बड़े बखूबी इस चीज़ को निभाया भी, और आज कह सकते हैं कि शिवम दुबे के भी बल्ले पे बॉल आई और उन्होंने भी आज 3 छक्के लगाए और बड़े ही अच्छे एक निक में नज़र आ रहे थे। और बात करें हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या भी एक नए रंग में और नए एक जुनून में नज़र आ रहे हैं। अगर हम देखें आईपीएल में जिस तरह की वो बैटिंग या बॉलिंग थी, तो बिल्कुल ही डाउन एंड आउट थे उस टाइम पे। बट इस अब जो देखते हैं, जो वर्ल्ड कप में जो वापसी हुई है, एक नए हार्दिक पांड्या आपको नजर आते हैं, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा पहले शिवम दुबे के बारे में। तो देखिए, जब वो बैटिंग करने आए तो इंडिया ने 3 विकेट गँवा दिए थे। थोड़ा-सा प्रेशर था उस टाइम पे कि आपके इतने सारे ओवर्स बचे हैं, आप मेरे ख़्याल से 10 ओवर भी तब तक नहीं हुए, शायद 9वें ओवर में सूर्य कुमार यादव आउट हो गए थे। तो उस टाइम पे थोड़ी-सी ज़रूरत थी कि आप थोड़े-से मतलब एक पार्टनरशिप बनाएँ, उसके बाद आप अपने जो है शॉट्स खेलना शुरू करें। तो उन्होंने भी बहुत अच्छी बल्लेबाज़ी करी, खास तौर से जब ऋषभ पंत भी आउट हो गए थे, तो हार्दिक पांड्या के साथ में। लेकिन देखिए, पर्सनली मैं समझूंगा कि उन्होंने बिल्कुल आखिरी में जाके जो भी 2-3 छक्के लगाए वो आखिरी में जाके लगाए, लेकिन इंडिया जो है उनको शायद इस रोल के नहीं खिला रहा था। इंडिया बस ये था, जो पर्सनली मैं समझता हूँ, कि बस स्पिनर सामने दिखे और वो उसको अटैक करे। लेकिन देखिए, उस समय पे जो है कंडीशन भी ऐसी थी कि वो ऐसा नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने बड़े इत्मीनान से थोड़ा समय लेके बल्लेबाजी करी। तो एक पॉजिटिव पॉइंट इंडिया के लिए ज़रूर है, लेकिन इंडिया को कहीं न कहीं ये भी देखना होगा कि आने वाले मैचेस, जैसे कि अगला मैच जो इंडिया का वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो वहाँ पर उनको स्पिनर डोमिनेट करने के लिए शिवम दुबे को नहीं मिलेंगे। तो कहीं न कहीं उनको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो शिवम दुबे के साथ जाना चाहते भी हैं या नहीं चाहते, क्योंकि अभी तक का जो परफ़ॉर्मेंस मैं कहूँगा शिवम दुबे की, शायद उस हिसाब से नहीं रही है जिस वजह से उनको टीम में लिया गया। उनको सिर्फ़ इसीलिए टीम में लिया गया था कि भई आप तो देखो और हिट करो। लेकिन कहीं न कहीं इंडिया ने भी पैचेज़ में विकेट्स गँवाए हैं, और वो भी उतने टच में, अच्छे टच में नहीं नज़र आए पर्सनली मुझे शिवम दुबे, जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल की शुरुआत करी थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया उनकी जगह पे किसी और को भी भविष्य में खिलाना सोचे अगले आने वाले मैचेज़ के लिए। और जहाँ तक आपने हार्दिक पांड्या की बात करी, तो देखिए बिल्कुल एक बेहतरीन ऑलराउंडर जो वो एक हैं, बिल्कुल उसी तरह की उनकी परफॉर्मेंस नज़र आई है अभी तक इस वर्ल्ड कप में। और देखिए, जब आप अच्छी बैटिंग करते हैं तो वही कॉन्फिडेंस आपकी बॉलिंग में भी नज़र आता है, आप अच्छी बॉलिंग करते हैं वही कॉन्फिडेंस आपकी बैटिंग में नज़र आता है जब आप एक ऑलराउंडर होते हैं। तो वही हार्दिक पांड्या के साथ भी है कि अभी वो बहुत अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। कभी-कभार इकोनॉमी उनकी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो फिर भी विकेट लेके देते हैं आपको। तो मेरे ख्याल से वही एक कॉन्फिडेंस है जो उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में नज़र आ रहा है। और अगर हम आईपीएल की परफॉर्मेंसेस से बात करें तो बहुत नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। वहाँ पर उनके पास बहुत ज़्यादा गेंदें नहीं होती थी अपने आप को प्रूव करने के लिए। और ऊपर से ऑफ ग्राउंड जो प्रेशर था कि भई क्राउड उनको बू कर रहा है जहाँ भी जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो एक खिलाड़ी का मनोबल होता है उसपे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो बिल्कुल आपको एक नए हार्दिक पांड्या नज़र आ रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और इंडिया ये भी चाहेगा कि वो ऐसी ही परफॉर्मेंस आने वाले मैचेस में भी दिखाए। जी, बिल्कुल। अगर मैं यहीं बात करूँ बांग्लादेश की बॉलिंग की भी, तो बॉलिंग में आज ऐसा कोई ख़ास उनके में स्पार्क नज़र नहीं आता। एक बहुत अच्छे स्पिनर हैं उनके पास में, काफ़ी स्पिनिंग ऑप्शन भी हैं, और जो वेस्ट इंडीज़ की पिच है, वो स्पिन को मदद भी करती हैं। बट कहीं न कहीं कह सकते हैं कि उस तरीके की उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं करी है, जैसे कि साकिब हैं, बड़े ही कह सकते हैं एक्सपीरियंस है बांग्लादेश के लिए। पर कह सकते हैं कि उन्होंने इंडियन बैट्समैन को कह सकते हैं कि किसी तरीके से समझा नहीं, या एक कह सकते हैं कि अच्छी एक पिच पे बॉलिंग नहीं करी। तो कहीं न कहीं उन्होंने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फ्री हैंड दिया और इंडिया एक इतना बड़ा टारगेट बनाने में भी सक्षम रहा। देखिए, शाकिब अल हसन की अगर हम बात करते हैं तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। ज़रूर उन्होंने एक 50 प्लस स्कोर भी किया है और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी किया था। लेकिन देखिए, उनकी गेंदबाज़ी हो चाहे बल्लेबाज़ी हो, उसमें वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है, जो हम अभी हार्दिक पांड्या के लिए भी बात कर रहे थे, कि जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़रूरी है।
आपकी बल्लेबाजी, गेंदबाजी दोनों को इम्पैक्ट करता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल उस टाइम पे कैसा है। तो कहीं भी वो मेरे को तो कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल और जहाँ तक बांग्लादेश की गेंदबाजी की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक बहुत अच्छी फाइंड मिल गई है इस वर्ल्ड कप में। कम से कम जो तंजिम उनके जो फास्ट बॉलर हैं, हम्म। उन्होंने इंडियन बैट्समैन को तंग भी किया और देखिए बड़े विकेट्स भी उन्होंने निकाले। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश के लिए गोइंग फॉरवर्ड एक बहुत अच्छा साइन है कि उनके पास एक अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑप्शन निकल के आ रहा है, जो कि हम बहुत मतलब यूजुअली नहीं देखते हैं। तो ज़रूर उनके पास कम से कम एक ये पॉजिटिव मुझे नज़र आया, लेकिन हाँ, उनकी गेंदबाजी में उतना कोई स्पार्क नज़र नहीं आया। मुस्तफिज़ुर की भी काफ़ी पिटाई लगी है आज के मैच में। जी बिल्कुल, उन्होंने भी 4 ओवर में आज 48 रन दिए और नहीं पकड़ पाए वो किसी भी कह सकते हैं कि इंडियन बैट्समैन को, और विकेट भी उन्हें कोई नहीं मिला। तो इंडिया और बांग्लादेश की बॉलिंग बड़ी ही कह सकते हो कि एक पॉइंट पे बिलो नहीं थी, एक पार। कह सकते हैं जी। बिल्कुल। तो वहीं एक कह सकते हैं इंडिया को उन्होंने मौका दिया एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए, और इंडिया ने काफ़ी हैवी स्कोर, जो कि यहाँ पे चेज़ करना थोड़ा-सा मुश्किल है। नहीं, यहाँ पे चेज़ होना थोड़ा मुश्किल है, और वही हुआ बांग्लादेश के खिलाफ ही। अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश की बैटिंग पे भी, तो बैटिंग में भी वो जिस तरीके से उन्हें अपने शुरू के 6 ओवर में पावर प्ले में अटैक करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। वो भी रन अप बॉल उनके खिलाड़ी खेले। अगर मैं बात करूँ लिटन दास की, उन्होंने 10 बॉल खेली, 13 रन बनाए। तंजी हसन जो उनके हैं, उन्होंने 31 बॉल खेली, 29 रन बनाए। तो उनके जो कैप्टन है शंटो, उन्होंने भी 32 बॉल खेल के खाली 40 ही रन बनाए। तो जहां उन्हें अटैक करना चाहिए था, वहां थोड़े वो डिफेंसिंग मोड में गए। और कह सकते हैं कि यही एक उनके लिए सबसे बड़ा हार का कारण भी रहा, क्योंकि अगर ऊपर से रन बना के देते हैं, तो कहीं ना कहीं एंड में आके बैट्समैन के लिए ईजी हो जाता है। और एक मेरे को जो सबसे बड़ा लगता है कि जैसे कि महमूदुल्लाह है या शकीबुल हसन है, एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं, बहुत लंबे समय से बांग्लादेश के लिए खेलते हुए आ रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो ऊपर बैटिंग करने क्यों नहीं आते इतने बड़े मैच। उन्हें पता है कि इंडिया से मुकाबला है, उनके पास अच्छे बॉलर हैं, अच्छे स्पिनर हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए यहीं पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा आपके साथ। जब इंडिया ने 196 रन बना लिए थे और फर्स्ट इनिंग्स के बाद मैं सुन रहा था आरन फिंच का भी जो डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने भी ये बोला था कि भाई ये आउट ऑफ पिक्चर है कम से कम बांग्लादेश के लिए, क्योंकि उनके पास फायर पावर ही नहीं है। उनके पास दो मुश्किल से 2-3 खिलाड़ी हैं जो कि 130, 140 के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। उनके पास ऐसे खिलाड़ी ही नहीं है कि जो बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बना सके। तो देखिए जब इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया, तो उसके बाद उनके पास फायर पावर ही नहीं थी उसको चेज करने की। तो मेरे ख्याल से वही चीज़ उनको खल रही है, और शायद आने वाले जो भी वर्ल्ड कप्स होंगे या फिर इनकी जितनी भी आने वाली सीरीज हैं, तो उनमें उनको देखना चाहिए कि उनको ऐसे खिलाड़ी थोड़े डेवलप करने चाहिए कम से कम बल्लेबाजी में, कि जो स्ट्राइक अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बना सकें। क्योंकि अभी हम सभी को पता है कि अगर 150 से 160 के अंदर का टारगेट है, तो बांग्लादेश के पास एक चांस है। 160 के पार होते ही बांग्लादेश बहुत ही आउट क्लास नज़र आती है, चाहे वो किसी भी टीम के सामने खेल रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो बांग्लादेश को नोट करके और आने वाले कम से कम मैचेस में, सीरीज में या वर्ल्ड कप्स में इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर बात करें इनकी बैटिंग की, तो बैटिंग में मुझे को ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले ही घुटने टेक दिए। जहाँ उन्होंने देखा 196 रन का टारगेट है, तो उन्होंने पहले ही, क्योंकि उनकी कोई अप्रोच या उनमें कोई ऐसी इंटेंशन नजर नहीं आई कि वो इस स्कोर का पीछा करना चाहते हैं। उनका ये था कि उन्हें खाली 20 ओवर अपने पूरे खेलने, जितने रन बनते हैं वो ठीक है। और देखिए क्या नाम है, पावर प्ले में रन नहीं करने का सबसे बड़ा कारण तो जसप्रीत बुमराह ही थे। वो आपको हिटिंग करने ही नहीं देते, ऊपर से विकेट और निकाल लेते हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा रीज़न थे कि पावर प्ले का वो फुल यूटिलाइज़ेशन बांग्लादेश की टीम नहीं कर पाई। जी बिल्कुल, और कह सकते हैं कि यहाँ पे कुलदीप यादव का एक बहुत बड़ा हाथ रहा कि उन्हें यहाँ पे वो स्टिक कर पाए, क्योंकि बहुत ही अच्छी बॉलिंग कुलदीप यादव ने करी। 3 विकेट लिए, खाली 19 रन दिए, और किसी भी बैट्समैन को कोई मौका नहीं दिया कि उन्हें जाके उन्हें हिट लगाए। खाली आई थिंक उन्हें एक छक्का महमूदुल्लाह ने लगाया, उसके अलावा कोई भी बैट्समैन उन्हें पकड़ ही नहीं पाया। जी, बिल्कुल। देखिए, इंडिया जो है, जो अभी करंट इंडियन अप्रोच है, उसमें वही है कि वो 3 मेन बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। बाकी जो उनके 3 या 4 ऑलराउंडर्स हैं, वो उनसे बाकी के जो है 8 ओवर निकलवाने का देखते हैं। तो मेरे ख़्याल से कुलदीप यादव जो है, वो उस रोल में एकदम परफ़ेक्ट है, और इंडिया उनको इसीलिए खिलाता है कि वो हर दिन आपको 4 ओवर्स निकाल के देंगे। और देखिए, अभी उन्होंने 2 ही मैचेज़ खेले हैं इस वर्ल्ड कप में, 2 मैच में 5 विकेट वो निकाल चुके हैं।
वो भी बहुत अच्छे इकोनॉमी के साथ, और वो बहुत ही गन बॉलर है मेरे ख्याल से। हर किसी के लिए बस का नहीं है उनको पिक करना, उनके रॉन्ग वंस को पिक करना। तो बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस कुलदीप यादव की यहाँ पर रही है। जी, बिल्कुल। अब मेरे को ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज़ वाले इस लैग में उनका जो रोल है कुलदीप यादव का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया अगर फाइनल खेलती है सेमीफाइनल, तो कुलदीप यादव मैं कह सकता हूँ कि उनके मेन बॉलर के रूप में आगे जाएँगे। और इंडिया का जो नेक्स्ट मैच है वो ऑस्ट्रेलिया से है मंडे को। तो आपको क्या लगता है इसमें, आप क्या चेंजेस देखते हैं इस करंट यूनिट में? देखिए मेरे लिए, जैसा कि हम, हाँ, हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कवर किया था, मेरे लिए सिर्फ एक ही चेंज है। मैं शिवम दुबे को गोइंग फॉरवर्ड उतना प्रेफर नहीं करता हूँ खेलना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास भी देखिए वो अगर चाहे तो 20 के 20 ओवर अपने थोड़े फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स कह लें और फास्ट बॉलर से भी निकलवा सकते हैं। तो मैं शिवम दुबे का उतना रोल नहीं देखता हूँ गोइंग फॉरवर्ड। तो मेरे हिसाब से इंडिया शायद अपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन में तो कोई चेंज नहीं करना चाहेगा। अगर रिंकू सिंह की उनको सर्विसेज अवेलेबल हो जाए किसी भी तरीके से, तो शायद रिंकू सिंह को खिलाना चाहें, लेकिन अगर नहीं भी होती हैं तो फिर वो शायद संजू सैमसन की तरफ देख सकते हैं। बाकी मैं पर्सनली नहीं देखता कि शिवम दुबे को गोइंग फॉरवर्ड खेलते हुए। जी, बिल्कुल। इस पे आप हम बिल्कुल एक डिस्कशन वीडियो बनाएँगे, इस पे भी देखेंगे कि क्या इंडिया के लिए एक बेस्ट प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी आसान इंडिया के लिए नहीं होगी, जैसे कि उन्होंने अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश को अभी तक ही बीट किया है। और कहीं न कहीं इंडिया के लिए क्वालीफ़ाई मतलब कि ऑफ़िशियली तो नहीं कह सकते, बट इंडिया कहीं न कहीं क्वालीफ़ाई कर चुका है सेमीफ़ाइनल के लिए, ये तो श्योर है। और अ, इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया के मैच के ऊपर एक बिल्कुल। और डिस्कशन देखिए वीडियो कल ज़रूर का आएगी जो सामने। जी, अभी जो अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का अगला मैच होने वाला है, मेरे ख़्याल से अगर ऑस्ट्रेलिया उस मैच को जीतता है तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वालीफाई कर जाएँगे। बाय चांस अगर अफ़गानिस्तान ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मुझे लगता नहीं है, मेरे को लगता है आने वाला मैच अफ़गानिस्तान को हरा देगा और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वालीफाई कर जाएँगे। जी, बिल्कुल, मैच आज का देखने वाला होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी पूरी कोशिश करेगा कि वो इस बार हार्ड आए और अपना इम्पैक्ट यहाँ पे बनाए। और ये देखने वाली बात रहेगी, बिल्कुल इस पे हम डिस्कशन करेंगे बाद में। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में बियॉन्ड द बाउंड्री। बियॉन्ड द